सो ऑनलाइन क्लास में लेक्चर नंबर 2 आज हमारे लिए जो है दैट इज़ द डिरिचलेट इंटीग्रल, जिसे हम ट्रिपल इंटीग्रल भी कहते हैं। अब ट्रिपल इंटीग्रल आपने नॉर्मली कैलकुलस में सॉल्व किए होंगे, वो तमाम इंटीग्रल जिसमें आपके वॉल्यूम इंटीग्रल्स होते हैं और वो एक्स वाई जी तीनों पे डिपेंडेंट होते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हम डिरिचलेट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी स्टार्ट में लेक्चर्स में कहा था कि एमएमपी में स्पेशली जो एमएमपी 2 का कोर्स पढ़ रहे हैं आप लोग, इसमें हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ते हैं। इधर बीटा फंक्शन पढ़ रहे हैं, गैमा फंक्शन पढ़ रहे हैं, या उसके अलावा लेजेंडर या हर्माइड या बेसल फंक्शंस पढ़ते हैं। एक्चुअली इनका फ़ायदा हमें ये होता है, बाज़ औक़ात आपकी बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस या ऐसे फैक्टर्स या ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जिनके नॉर्मल इंटीग्रल्स बहुत टफ हो जाते हैं, वो इनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये फंक्शंस और ये टेक्निक्स आपके इंटीग्रल्स को बहुत ईजी बना देती हैं और आप बहुत शॉर्ट स्टेप्स में सॉल्यूशंस ले सकते हैं। सो इसी तरह से आज हम बात कर रहे हैं डिरिचलेट इंटीग्रल पे, जिसे हम ट्रिपल इंटीग्रल का नाम भी दे सकते हैं। सो फ़र्ज़ किया मेरे पास एक ट्रिपल इंटीग्रल है जो कि वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में है, और यहाँ पे इंटीग्रल एक्स पावर एल माइनस वन, वाई पावर एम माइनस वन, जेड पावर एन माइनस वन, और एक्स के लिए डी एक्स, वाई के लिए डी वाई और जेड के लिए डी वाई डी जेड है। तो इसको हम लिख सकते हैं गैमा फंक्शन ऑफ एल, गैमा फंक्शन ऑफ एम, गैमा फंक्शन ऑफ एन डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। लेकिन यहाँ पे ये जो आपने रीजन कंसिडर किया हुआ है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। आपका रीजन कौन सा हो सकता है? डिरिचलेट इंटीग्रल याद रखें सिर्फ आप उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपका एक्स भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो, आपका वाई भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो, और आपका जेड जो है ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है, इनका सम जो है वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू वन होगा। सो अगर मैं सिंपली x की बात करूं तो इसका मतलब ये हुआ मेरी x की वैल्यू जो मिनिमम पॉसिबल है वो इस कंडीशन के मुताबिक ज़ीरो हो सकती है। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू लेना चाहूँ तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं y और z दोनों को ज़ीरो ले लेता हूँ तो मेरी x की वैल्यू वन बन जाएगी। सो इस इंटीग्रल के लिए अगर मैं x की लिमिट्स लेना चाहता हूँ तो वो ज़ीरो से वन के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद अगर y की लिमिट्स देते हैं, अब क्योंकि x को हमने फिक्स कर दिया है तो उसका मतलब है आपका y जो है वो x पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली जो आपका z है वो x और y दोनों पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सो इसी इंटीग्रल का प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, या हम क्यों कहते हैं कि हमने ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एल माइनस वन, वाई पावर एम माइनस वन, जेड पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड को गैमा फंक्शन ऑफ एल, गैमा फंक्शन ऑफ एम, गैमा फंक्शन ऑफ एन डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन के बराबर लिखना है। सो क्वेश्चन का स्टार्ट लेने से पहले हम लोग जस्ट उसी क्वेश्चन की कंडीशन को लेते हैं जो हमें गिवन थी, और वो गिवन कंडीशन कुछ ये है। सो इस कंडीशन के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड ये लेस देन आर इक्वल टू वन था। सो अगर ये वन से छोटा या वन के बराबर है तो यहाँ से मैं x को लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन से राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो y प्लस जेड जो होगा दैट इज़ लेस देन आर इक्वल टू वन माइनस एक्स। इसी तरह से अगर यहाँ से मैं सेकंड वैल्यू लेना चाहता हूँ, मैंने अब y प्लस जेड के लिए तो लिख लिया, z की वैल्यू लेना चाहें तो वो क्या बनेगी, दैट इज़ लेस देन आर इक्वल टू y को भी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे ले जाते हैं, ये वन माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर होगा। तो जो हमने कंडीशन नंबर वन रखी थी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो लेस देन आर इक्वल टू वन है, उसके मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि जो y प्लस जेड है दैट इज़ लेस देन आर इक्वल टू वन माइनस एक्स, और सिमिलरली जो z होगा वो वन माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर होगा। क्योंकि ये जो वन माइनस एक्स का फैक्टर बार बार रिपीट हो रहा है, सो आसानी के लिए मैं इसके चेंज लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि जहाँ पे वन माइनस एक्स आएगा मैं इसे कोई न्यू लेट से वैल्यू h का नाम दे देता हूँ। सो अगर हमने इसको h कह दिया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है ये बनेगा y प्लस जेड इज़ लेस देन आर इक्वल टू वन माइनस एक्स की जगह मैंने h लिखा हुआ है, सो ये h बन जाएगा। एक मेरे पास ये रिज़ल्ट बन गया। सेकेंडली यहाँ पे अगर मैं वन माइनस एक्स की जगह h लिखता हूँ तो इसका मतलब है जो z होगा इसको हम लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू h माइनस वाई। सो अब अगर आप अपने ट्रिपल इंटीग्रल को देखें तो x के लिए जो लिमिट्स मेरे पास बन रही हैं, स्टार्ट में मैंने कहा था x की मिनिमम वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू वन हो गई। सो x की लिमिट्स तो ज़ीरो से वन तक आ गई।
इसी तरह से y की लिमिट्स जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं x के ऊपर। सो y की श्योर बात है, जो मिनिमम वैल्यू है वो ऑलरेडी हम यहाँ से कह चुके थे 0 होगी, और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जा सकती है वो कुछ ऐसे होगी कि y को मैं लिख सकता हूँ, z को 0 ले लूँ तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस एक्स के बराबर। इसी तरह से z की लिमिट्स लिखना चाहें तो z जो है वो श्योर बात है x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके मुताबिक z की जो लिमिट्स मेरे पास आ जाएगी वो 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा या h माइनस वाई हो जाएगा। सो अब यहाँ से मैं अपने क्वेश्चन का जो इंटीग्रल था इसको लेके आता हूँ। तो इंटीग्रल कुछ ऐसे है, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल था। पहली लिमिट्स मैंने कहा था x को हम ले रहे हैं 0 से लेके 1 तक, जो कि हमने कहाँ से लिया था, इधर से हमें ज़ीरो मिला था और इधर से हमने कहा था कि अगर y प्लस जेड ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है x जो होगा वो मैक्सिमम पॉसिबल 1 तक जा सकता है। अब y के लिए लिमिट्स लिखना चाह रहा हूँ, y की मिनिमम वैल्यू हमने ऑलरेडी कह दी यहाँ पे 0 है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। सो अगर x पे डिपेंड कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ आपकी y की वैल्यू अगर मैं z को 0 लिख दूँ तो ये 1 माइनस एक्स के बराबर होगा, और 1 माइनस एक्स को ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ h के बराबर है। और z की लिमिट्स भी इसी तरह से है, मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 है, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जा सकती है वो कुछ इस फॉर्म में होगी। यहाँ पे हमने कहा था y प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू h है, अगर आप y को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये कुछ बनेगा h माइनस वाई के बराबर। सो यहाँ पे आके हमने लिमिट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि कैसे हमने लिमिट्स को लाइक एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख दिया। अब मेरे पास जो इंटीग्रल्स में अवेलेबल वैल्यूज़ थी, एक्स पावर एल माइनस वन था, फिर y पावर m माइनस वन था और z पावर n माइनस वन, उसके बाद dx dy dz। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो x वाली वैल्यूज़ में लिमिट्स हमें कंफर्म भी हैं और x वाले फैक्टर को हम अलहदा ले लेते हैं क्योंकि y और z हम ऑलरेडी डबल इंटीग्रल में सॉल्व करके आए हुए हैं और उसको हम अलहदा से सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके मुताबिक कुछ ऐसे बनेगा, x के लिए लिमिट फ्राम 0 टू 1 है, यहाँ पे x पावर l माइनस वन था और इसके साथ dx था। y और z के लिए अगर आप देखें तो ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल बन रहा है और y की लिमिट्स जो थी वो 0 से h तक थी और z की लिए लिमिट जो है वो 0 से h माइनस वाई तक है, और y पावर m माइनस वन और z पावर n माइनस वन डी वाई डी जेड है। यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को देखें जिसको मैं एनसर्कल करना चाह रहा हूँ, इस फंक्शन के मुताबिक जो मेरे पास अवेलेबल वैल्यू है वो कुछ ऐसे बनती है कि ये हमारे पास डबल इंटीग्रल था जो आई थिंक हमने लास्ट किसी ऑफलाइन क्लास में जो रेगुलर क्लास है वहाँ पे डिस्कस किया था। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट बना था वो कुछ इस तरह से आता है, क्योंकि ये आपका बीटा फंक्शन बन रहा है तो इसको आप कह सकते हैं, सॉरी इट्स नॉट बीटा फंक्शन, एक्चुअली ये आपके पास गैमा फंक्शन की फॉर्म में बन रहा था। तो ये वाला आपको गैमा फंक्शन कुछ ऐसे देगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 एक्स पावर एल माइनस वन डी एक्स है, और ये बन रहा आपका गैमा फंक्शन ऑफ दिस वन लाइक m, गैमा फंक्शन ऑफ दिस वन लाइक n डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस n प्लस वन। साथ एक और चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपने h माइनस वाई या h जो कहा था वहाँ पे आपका इसके साथ h पावर m प्लस n भी आएगा। तो ये यहाँ तक आके हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। सो इस स्टेप में एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा, ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी जिसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि डबल इंटीग्रल में हम कहते हैं x की लिमिट y की लिमिट 0 से h तक हो, z की लिमिट जो है वो 0 से h माइनस वाई तक हो, और उसके बाद y पावर m माइनस वन z पावर n माइनस वन डी वाई डी जेड डबल इंटीग्रल हो, तो हम कहते हैं इस डबल इंटीग्रल को हम इस फॉर्म में लिखते होते हैं गैमा फंक्शन ऑफ m गैमा फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ
एम प्लस एन प्लस वन और साथ एच पावर लगा देते हैं एम प्लस एन। ये रेफरेंस में आई थिंक रामा वर्मा वाली बुक पे जो लास्ट आर्टिकल है पेज नंबर 221 वहाँ पे ये इसका प्रूफ भी मेंशन है। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनता है उसके मुताबिक जो इंटीग्रल बच गया वो कुछ ऐसे आएगा। लिमिट फ्रॉम 0 to 1 ये था x पावर l माइनस वन डी एक्स। उसके बाद अभी जो हमने आंसर लिखा था डबल इंटीग्रल के लिए वो हमने कहा था गैमा फंक्शन ऑफ m है, गैमा फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस n प्लस वन और h पावर m प्लस n के बराबर था। सो जो मेरे पास अवेलेबल रिज़ल्ट है वो कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये इंटीग्रल भी है और उसके बाद कुछ कांस्टेंट फैक्टर्स भी हैं, तो जो कांस्टेंट फैक्टर्स होंगे उनको हम इंटीग्रल से बाय ले सकते हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनको हम इंटीग्रल में सॉल्व करेंगे। क्योंकि h के बारे में हम कह के आए थे कि जो h है इसको हमने कहा था ये 1 माइनस एक्स है। सो 1 माइनस एक्स है तो इसका मतलब है ये फैक्टर आपका कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। तो इसके मुताबिक सिर्फ गैमा फंक्शन ये वाला फैक्टर जो गैमा फंक्शन ऑफ m गैमा फंक्शन ऑफ n डिवाइड बाई गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस n प्लस वन है, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग इंटीग्रल से बाय ले सकते हैं। तो फर्दर हमारे नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसे बनेगा, कांस्टेंट फैक्टर्स को हम इंटीग्रल से बाय ले आए, गैमा फंक्शन ऑफ m गैमा फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस n प्लस वन। और जो इंटीग्रल के अंदर वैल्यूज़ बच गई हैं वो कुछ ऐसे है, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 x पावर l माइनस वन और इस h की जगह अगर मैं 1 माइनस एक्स लिख दूँ तो ये 1 माइनस एक्स होल पावर m प्लस n बनेगा और dx आखिर में आ गया। सो जितने कांस्टेंट फैक्टर्स थे उनको हम लोग लाइक इंटीग्रल से बाय ले आए और जो वेरिएबल लाइक इन टर्म्स ऑफ x और 1 माइनस एक्स है उसको हम लोगों ने इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया। अब फर्दर अगर आप देखना चाहें तो ये तो आपका बीटा फंक्शन का फार्मूला था जो हम लोग प्रूव करके आए थे कि फ़र्दर एक फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। थोड़ा सा हम इसको स्लाइटली मॉडिफाई करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास गैमा फंक्शन ऑफ m गैमा फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस n प्लस वन और ये जो इंटीग्रल है 0 से 1 x पावर l माइनस वन, इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिख दूँ 1 माइनस एक्स होल पावर m प्लस n प्लस वन भी लिख दिया माइनस वन भी लिख दिया dx। तो ये तो आपकी बीटा फंक्शन की फॉर्म बन गई है। हमने कहा था अगर बीटा फंक्शन ऑफ दिस फैक्टर और बीटा फंक्शन ऑफ दिस फैक्टर हो तो इसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में कुछ ऐसे लिखते थे। सो रिवर्स में देखें तो ये आपका बेसिकली बन रहा है बीटा फंक्शन ऑफ l एंड m प्लस n प्लस वन। सो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ बीटा फंक्शन ऑफ दिस वन लाइक l एंड बीटा फंक्शन ऑफ m प्लस n प्लस वन। तो यहाँ आके हम लोगों ने एक बीटा फंक्शन न्यू लिख दिया जो कि इस इंटीग्रल से मिल गया था, क्योंकि ये पहला जो पोर्शन है इस इक्वेशन का उसके मुताबिक ये आपका गैमा फंक्शन है और ये जो है ये आपके पास बीटा फंक्शन है। सो अगर हम लोग चाहते हैं कि इस बीटा फंक्शन को भी गैमा फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं ताकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, तो ज़रा उसके लिए देखते हैं। आपने कहा था बीटा फंक्शन ऑफ एल एंड एम जो होता है उसे आप गैमा फंक्शन ऑफ दिस फैक्टर प्लस मल्टीप्लाई बाय गैमा फंक्शन ऑफ दिस फैक्टर डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ दिस फैक्टर प्लस वन के बराबर लिखते हैं। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूं तो मेरे पास कुछ ऐसे रिजल्ट रहेगा, गैमा फंक्शन ऑफ m गैमा फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस n प्लस वन इनटू इसको गैमा फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। सो गैमा फंक्शन ऑफ फर्स्ट फैक्टर है मेरे पास l मल्टीप्लाई बाय गैमा फंक्शन ऑफ सेकंड फैक्टर ये सारा है m प्लस n प्लस वन डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम करके प्लस वन करना होता है। सो ये बनेगा गैमा फंक्शन ऑफ l
प्लस सेकंड फैक्टर m प्लस n प्लस 1, और ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ आके ये आपका रिज़ल्ट बन गया। फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आप देखिए ये फैक्टर और ये तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब है ये आपस में ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। ज़रा अरेंज करके लिखें तो ये बनेगा गैमा फंक्शन ऑफ एल हमने पहले लिख लिया, गैमा फंक्शन ऑफ एम उसके बाद लिखा, गैमा फंक्शन ऑफ एन उसके बाद लिख दिया, डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 आ गया। सो यहाँ आके ये रिज़ल्ट आपका प्रूव हो जाता है। तो स्टार्ट हमने कहाँ से लिया था? बेसिकली हमने ये कहा था कि जो आपके पास इधर डिरिचलेट कंडीशंस में हमने कहा था कि ट्रिपल इंटीग्रल फॉर एक्स पावर एल माइनस वन, वाई पावर एम माइनस वन, जेड पावर एन माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड है, वो लिखा जा सकता है गैमा फंक्शन ऑफ एल, गैमा फंक्शन ऑफ एम, गैमा फंक्शन ऑफ एन डिवाइड बाई गैमा फंक्शन ऑफ एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 के बराबर। तो इस फैक्टर से हमने स्टार्ट किया था सॉल्व करते हुए। सॉल्यूशन के बाद लास्ट स्टेप में हम लोग इस फैक्टर तक पहुंच जाए, तो यहाँ आके आपके पास डिरिचलेट इंटीग्रल प्रूव हो गया। सो जब कभी भी आपके पास ऐसे ट्रिपल इंटीग्रल्स आ जाएं जिसमें आपकी एक्स वाई जी के लिए कंडीशन ये हो कि ये तीनों पॉजिटिव हों और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 1 हो, तो उसको आप गैमा फंक्शन की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो या इससे रेलेवेंट किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो या आपके ख्याल से दोबारा एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो आप लोग फीडबैक में बता सकते हैं। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।